एयर इंडिया की फ़्लाइट फुकेत से दिल्ली आ रही थी, उसमें भी कहा गया कि टर्बुलेंस हुआ और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि जहाज़ पलट गया, मतलब हवा में। क्या ये पॉसिबल है? पायलट कम्युनिटी के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो पायलट बोलना किसी भी पैसेंजर के लिए या बाहर बैठे किसी आदमी के लिए बहुत आसान होता है कि पायलट ने ऐसा क्यों नहीं किया या वैसा क्यों नहीं किया। देखिए, फियरलेस होना और फियर को मैनेज करना ये दो अलग चीज़ें हैं। फियरलेस हो के आप एयरक्राफ्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि पायलट्स को डर नहीं लगता, पायलट्स को डर लगता है, लेकिन पायलट्स को उस डर को मैनेज कैसे किया जाए उसकी ट्रेनिंग बखूबी दी जाती है। साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होते हैं, और वो मैं इसलिए भी बोल सकती हूँ क्योंकि आपके साथ भी एक सूरत में इंसिडेंट हुआ था इंजन फेलियर का, उसकी थोड़ी कहानी शेयर करना चाहेंगे? उस केस में जो मेरा को पायलट था वो थोड़ा सा पैनिक भी कर गया था, बट देन ऐसा नहीं है कि डर मुझे नहीं लगा था। सोचिए, आप 35,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और कई सौ लोगों की जिंदगी आपके हाथों में है, और इस दौरान एक इमरजेंसी हो जाती है। आपके पास सोचने का वक्त नहीं है, कुछ ही सेकंड्स हैं। तो उस वक्त जो कॉकपिट में पायलट मौजूद होते हैं, उनकी मेंटल स्टेट कैसे होती है, कैसे वो उस इमरजेंसी से कुछ ही सेकंड्स में डील करते हैं, ये हम जैसे आम लोगों को नहीं पता है। ये एक पायलट ही अच्छी तरीके से बता सकता है। तो एक फ्लाइट उड़ने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कौन सी टेक्निकल फोर्सेस उसके पीछे काम करती हैं, एक पायलट के तौर पर एक किस तरीके की प्रिपरेशन एक पायलट को करनी होती है, ये तमाम चीज़ें बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं जो खुद एक पायलट है। वेलकम कैप्टन विकास हुड्डा टू जिंदाबाद। हेलो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आज का शो इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इस बीच देखते हैं कि कई सारे इंसिडेंट होते हैं, हमारे आसपास हो रहे हैं, जिसके बाद बहुत से लोगों के कई सारे सवाल होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको नॉर्मल चीज़ें पता नहीं होती, एक जो बेसिक्स कहते हैं हम, तो एविएशन के बेसिक्स भी उनको नहीं पता होते हैं। तो वही चीज़ें क्लियर करेंगे, कुछ किस्से कहानियों का भी जिक्र करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एज अ पैसेंजर अगर मैं किसी फ़्लाइट से ट्रैवल कर रही हूँ, तो मेरे लिए उस फ्लाइट से ट्रैवल करने का मतलब ये होता है कि मैंने एयरपोर्ट में गई, चेक इन किया, टेक ऑफ किया, लैंड किया, मेरी जर्नी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन एज अ पायलट आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? तो एक फ़्लाइट उड़ने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ऑपरेशनली भी और एज अ पायलट भी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आज ये बता दूं आपकी इस डिस्कशन से पहले कि एक जो पायलट होता है उसके घर वाले भी उसका उसी तरीके से इंतज़ार करते हैं घर में, जैसे एक आम पैसेंजर्स के करते हैं। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके पेरेंट्स, उसका भाई, उसकी बहन। तो बहुत लोगों को कई बार ये जो डाउट रहता है कि पायलट्स को फ़र्क नहीं पड़ता, या पायलट्स लापरवाही करते हैं, या पायलट्स केयरलेस होके फ्लाई करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, या ये लोगों को अभी ठीक से नहीं लोगों ने जाना है ये। अब जहाँ तक रही आपकी बात, तो देखिए, एक पायलट घर से ही अपनी फ़्लाइट की प्रिपरेशन शुरू करके चलता है, जिसमें उसको उसकी फ़्लाइट का सारा फ्यूल कैलकुलेशन, उसका लेवल, उसका ऑल्टीट्यूड, वेदर, टेम्परेचर, उसके एयर स्पीड्स, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात वो प्रिपेयर करके चलता है। और उसे पता होता है कि मेरे को हर स्टेप पे, हर स्टेज पे क्या चैलेंजेस फेस करने हैं, मेरे प्रोसीजर्स क्या हैं, मेरा प्रोसेस क्या है। और एक एयरक्राफ्ट में जाने से पहले बहुत सारी प्रिपरेशंस होती हैं जो पायलट ग्राउंड पे करता है, जैसे इंजीनियर्स से बात करना, इंजीनियर्स से डॉक्यूमेंटेशंस चेक करना। उससे पहले एक इंजीनियर एक फ़्लाइट से पहले उनको जो है एक ब्रीफ करता है फ़्लाइट का या एयरक्राफ्ट का कि एयरक्राफ्ट फिट है या नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है। और फाइनली वो डिसीजन पायलट का होता है कि पायलट उस एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। अगर पायलट को कहीं भी ये फील होता है कि एयरक्राफ्ट इज़ नॉट फिट टू फ्लाई, तो वो उसको वहीं मना कर देता है कि आई विल नॉट टेक द एयरक्राफ्ट। बट ऐसा बहुत सारे केसेस में नहीं होता, मैक्सिमम केसेस में नहीं होता, बिकॉज इंजीनियर्स भी अपनी तरफ से एयरक्राफ्ट को पूरा फिट करके ही पायलट को देते हैं। और उसमें कहीं पर कोई कॉम्पनसेशन या कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है कि 10% कम फिट है या 20% कम फिट है या 30%। इट हैज़ टू बी 100% फिट। तो ये सारी प्रिपरेशंस जो हैं वो फ्लाइट से पहले एक पायलट अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशंस करके चलता है। ठीक है, तो जब फिट टू फ्लाई होता है तभी गो मिलता है यहाँ पर। एग्जैक्टली। जब आप 100% श्योर होते हैं तभी वो पायलट उस फ्लाइट की एक्सेप्टेंस लेता है और उस फ्लाइट को परस्यू करता है आगे। ओके, टर्बुलेंस के बारे में अगर मैं बोलूँ, बहुत सारे लोग टर्बुलेंस में डर जाते हैं। टर्बुलेंस पहले तो होता क्या है, क्यों हमको फील होता है एयरक्राफ्ट में इतना टर्बुलेंस, कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होता है, और एक आम पैसेंजर को क्या टर्बुलेंस से घबराने की ज़रूरत यहाँ पर है? क्या
मतलब इतना डेंजरस होता है टर्बुलेंस कि जहाज गिर जाए? देखिए, Crash हो ये जाए? क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इन अ वे सीरियस भी है और इन अ वे बहुत फनी भी है। हम्म। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, लेट्स से मेरे ही पेरेंट्स से हैं, अगर मैं उनको बोलूँ कि टर्बुलेंस से मत डरिए, तो वो ऐसा नहीं होगा, वो फिर भी डरेंगे, वो जानते हुए कि उनका डर बेटा तो लगता पायलट ही है। है जब जहाज हिलेगा तो डर हाँ, लगेगा। तो बट टर्बुलेंस से डरने की जरूरत नहीं होती है बिल्कुल भी। अच्छा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ऐसा होता है जहां पर किसी टर्बुलेंस से नुकसान जो है ना पैसेंजर्स को या एयरक्राफ्ट को होता है, जिसके चांसेस मैं कहूँ तो शायद 1 in 10,000 होते हैं, पॉसिबिलिटी जिसकी होती है। जहाँ तक पायलट की बात है, पायलट को टर्बुलेंस का पता रहता है लगभग कि कहाँ कौन से स्टेज पे टर्बुलेंस मिल सकती है। वेदर फिनोमेना, देखिए वेदर के बहुत सारे फिनोमेनाज होते हैं। एक ठीक है। चीज यहाँ पे काटूंगी। जी। हम लोगों को ये पता है कि जब बादल से टकराता है जहाज तो टर्बुलेंस होता है, क्या ये सही है? एक आम भाषा में अगर मैं पूछूं कि जब बादल के टकराने से ही क्या जहाज हिलता है? देखिए बादल, अब आप आम इंसान की तरह पूछ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उसको आम इंसान की तरह समझाने का। एज अ पायलट तो मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा, पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों की समझ में और आसानी से आए। देखिए बादल कई तरीके के होते हैं। ओके। वेदर पायलट्स का सब्जेक्ट होता है, जहाँ पर वो वेदर के बारे में पढ़ते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। वेदर फिनोमेनाज होते हैं कई तरीके के। पायलट्स को पता होता है कि किस वेदर में घुसना है, किस वेदर में नहीं घुसना, कहाँ से बचना है, किस बादल में घुसना है, किस बादल से बचना है, किस बादल के ऊपर जाना है, किस बादल के नीचे जाना है। तो पायलट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो किसी भी तरीके के वेदर में ना घुसे, ना जाए, और उसको इस चीज़ की जो है ना प्रिसीजन देने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेदर रडार्स उसके पास मौजूद होते हैं, जो अगले लगभग 200, 300, 400, 500 किलोमीटर्स तक के वेदर्स उसको दिखाते हैं, और उसका पूरा जो है ना एक पिक्चर, उसको क्लियर पिक्चर देते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ एंटर करना है, कहाँ नहीं करना। देखिए फिर भी उसके बावजूद भी ये नेचर है, और नेचर में कब कौन सा फिनोमेना आपके सामने आता है ये आपको नहीं पता होता। कई बार आप बहुत ही क्लियर वेदर में जा रहे होते हैं और आपको टर्बुलेंस मिल जाती है, जिसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। वेग टर्बुलेंस उसका रीज़न हो सकता है, अप ड्राफ्ट जिसको हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, डाउन ड्राफ्ट बोलते हैं। कई बार क्या होता है, जब आप पहाड़ के ऊपर से जा रहे होते हैं, तो पहाड़ों से जब नीचे हवा टकराती है तो वो टकरा के ऊपर उठती है और वो टर्बुलेंस क्रिएट कर देती है। वेग टर्बुलेंस में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उसका रीज़न ये होता है कि जैसे आपसे आगे कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है और आप उसके पीछे आ रहे हैं, हालांकि एक सेपरेशन, जो मिनिमम सेपरेशन होता है वो मेंटेन रहता है। वो कितने मतलब कितनी दूरी होती है एक जहाज में बेसिकली? वो लगभग 15 नॉटिकल माइल्स की मिनिमम होती है, 15 to 30 नॉटिकल माइल्स की होती है। नॉटिकल माइल्स में हम अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, बट अगर मैं आपको किलोमीटर्स में रफली बताऊं तो लगभग मान के चलिए कि 50 से 60 किलोमीटर्स आप इसको रफली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी टर्बुलेंस उसकी जी, वजह से हो सकता क्योंकि है? हाँ, और उसके रीजंस अगर आप बिल्कुल टेक्निकल रीजंस पूछना चाहें तो ये होता है कि देखिए जहाज के विंग्स में प्रेशर्स, विंड का जो है वो प्रेशर होता है। जैसे उस जहाज के विंग में ऊपर जो होता है वो लो प्रेशर होता है और नीचे जो होता है हाई प्रेशर होता है, और वो जब विंग टिप वॉर्टिसेस जब उसके एंड पे जाते हैं तो वॉर्टेक्स क्रिएट होता है, जो वो पीछे की तरफ फेंकता है और पीछे आने वाले जहाज को वो हिलाता है। तो जब ऐसा बहुत ज़्यादा देखने में आता है तो कई बार जो है पायलट जो है वो अगले जहाज़ की या अगले एयरक्राफ्ट की डिटेल ले लेता है नीचे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से, या लेट्स से अगर कोई एयरक्राफ्ट अगर 32,000, 34,000, 35,000 जिस भी लेवल पे जा रहा है और वहाँ उस लेवल पे पर्टिकुलर लेवल पे टर्बुलेंट है, वेदर टर्बुलेंट है या टर्बुलेंस मिल रही है या एक्सपीरियंस कर रही है, तो वो अपना जो है लेवल उस हिसाब से चेंज कर लेता है अगर लेवल अवेलेबल हैं। लेट्स से अगर मैं 35,000 पे जा रहा हूँ और मतलब मुझे लेवल, मतलब यहाँ पर हम लेन बोल रहे हैं, जैसे हम लेवल ड्राइविंग का लेन। मतलब है कि हाइट, Height। अगर हम हाइट बात करें जैसे 30,000, 31,000, 32,000, 33,000, तो जो भी लेवल उसको दिया गया है, तो लेट्स से अगर मैं 35,000 पे जा रहा हूँ और मुझे वहाँ टर्बुलेंस मिल रही है, तो मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये बात रिपोर्ट करके अपना लेवल चेंज करने की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास जो भी ऊपर या नीचे का लेवल अवेलेबल होगा वो मुझे उस चीज़ को बताएगा, वो मेरी डिस्क्रिप्शन है कि मैं उस लेवल को लेता हूँ या नहीं लेता। तो ये सब चीज़ों का ध्यान आमतौर पे पायलट रखते हैं और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं उनके लिए, इसमें बहुत ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। तो मतलब टर्बुलेंस से घबराए नहीं? जी बिल्कुल नहीं। और जहाँ तक आपने बात करी बादलों में घुसने की कि उससे टर्बुलेंस होती है, तो देखिए
कुछ एक बादल ऐसे होते हैं जिसमें पायलट्स को घुसना पड़ता है और उनकी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती और उनमें ऐसे घबराने वाली बात नहीं होती है। तो थोड़ी बहुत टर्बुलेंस हो सकती है पर उसमें घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं होती है। और कितनी हाइट पर आने के बाद आप टर्बुलेंस नहीं फील करते हैं? देखिए इसकी और कोई ऐसी, कहाँ पर, कौन सी, कितनी हजार फीट पर सबसे ज्यादा टर्बुलेंस होता है? देखिए इसकी कोई ऐसी पर्टिकुलर हाइट नहीं होती है, बट जनरली मैं इसको अगर बहुत सरल शब्दों में आपको समझा सकूं तो ये है कि एयरक्राफ्ट जितना ऊपर लेवल पे फ्लाई करता है वो उतना वेदर से परे फ्लाई करता है, वेदर से बच के फ्लाई करता है। कुछ एयरक्राफ्ट की लिमिटेशंस होती है कि उनको लोअर लेवल्स पे फ्लाई करना पड़ता है, जिसमें स्पेशली टर्बोप्रॉप्स एयरक्राफ्ट आते हैं। जेट इंजन होते हैं वो हायर लेवल पे फ्लाई कर सकते हैं, तो 99% केसेस में वो अबव दी वेदर फ्लाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं होती है इन चीज़ों की कि उसको वेदर मिलेगा नहीं मिलेगा। बट फिर भी पायलट वेदर रडार को देखते हुए और उस वेदर रडार को पूरा इस्तेमाल करते हुए उसके हिसाब से फ्लाई करते हैं। कई बार विजुअली जैसे आप दिन में फ्लाई कर रहे हैं, विजुअली आप देख सकते हैं कि एक जो है ना बादल आपके राइट पे है या लेफ्ट पे है, ऊपर नीचे है, तो उसको विजुअलाइज भी सर्कमनेविगेट पायलट करता है अपने हिसाब से। ओके, अब टर्बुलेंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अभी एयर इंडिया की फ्लाइट फुकेत से दिल्ली आ रही थी, उसमें भी कहा गया कि टर्बुलेंस हुआ और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि जहाज पलट गया, मतलब हवा में। क्या ये पॉसिबल है? और वो कैसा टर्बुलेंस रहा होगा कि जिसने जहाज में मतलब इतना डैमेज किया है? वो एयरक्राफ्ट फुली डैमेज था और अंदर जो क्रू थे या पैसेंजर्स थे, मोर देन 20 पीपल वर इंजर्ड एट दैट टाइम जब वो लैंड किया दिल्ली में। तो उस इंसिडेंट को लेकर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप देंगे एज अ पायलट पीओवी, तो कैसा वो इंसिडेंट रहा होगा? वो टर्बुलेंस किस लेवल का था कि उसने इतना डैमेज किया? और रीज़न बीइंग आपको क्या लगता है कि उसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा? देखिए जो ये अभी फुकेट वाला इंसिडेंट हुआ है, तो मैंने जैसा आपको बोला कि जो इस लेवल की टर्बुलेंस होती है वो 1 in 10,000 होती है। मतलब एक 10,000 20,000 अगर आप के बारे में बात करें तो एक बार ऐसा टर्बुलेंस होगा या होता है जहाँ पर इस लेवल तक का नुकसान हो जाता है। और इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया बहुत रीजंस हो सकते हैं, पर अभी ये जांच का विषय है। तो जो एजेंसीज जांच कर रही है वो जब तक जांच पूरी नहीं कर लेती, मेरा इसमें कोई भी अपना पर्सनल रिमार्क देना ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल, अभी एयरबस ने एक एनालिसिस किया था इसी फ्लाइट को लेकर, अब क्योंकि एयरबस ही था, तो इसमें वो कह रहे हैं कि हाइड्रोलिक फेलियर्स हुए थे, मल्टीपल हाइड्रोलिक फेलियर्स। तो क्या होता है ये मतलब हाइड्रोलिक फेलियर और किस तरीके से ये इम्पैक्ट करता है एक फ्लाइट के ऑपरेशन में? देखिए हाइड्रोलिक फेलियर्स होते हैं, पास्ट में भी हुए हैं, लेकिन इस एयरक्राफ्ट में एक्चुअली क्या हुआ था वो मैं अभी जैसे आपको बताया कि ये जांच का विषय है। हाइड्रोलिक फेलियर्स में क्या होता है वैसे? हाइड्रोलिक फेलियर्स में आपके जो कंट्रोल्स हैं या जो आपके जो है ना सिस्टम्स हैं उसमें एक फ्लूइड की लीकेज हो जाती है, जिसके बाद पायलट्स के चेकलिस्ट होते हैं उसको ओवरकम करने के, और पायलट्स जनरली अपनी वो चेकलिस्ट करते हैं। वो चेकलिस्ट के बाद पायलट्स को जो भी डिसीजन लेना होता है उसके अकॉर्डिंग वो उस डिसीजंस को लेते हैं। अगर पायलट्स को लगता है कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी है तो वो करते हैं, पायलट्स को लगता है कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं तो वो करते हैं, पायलट्स को लगता है कि सब ठीक हो गया तो वो उसके हिसाब से कंटिन्यू करते हैं। ये सारा डिस्क्रिशन पायलट का होता है। ठीक है, अगर लेकिन हाँ मैं फिर भी बता रहा हूँ कि हर फेलियर के पीछे, हर अर्जेंसी के पीछे, हर इमरजेंसी के पीछे एक प्रॉपर चेकलिस्ट होती है जो बाय बुक होती है। पायलट को उसको फॉलो करना पड़ता है और पायलट्स उसको फॉलो करते हैं। बिना उसके फॉलो किए पायलट अपनी मनमानी नहीं चला सकता कि नहीं मैं फॉलो नहीं करूँगा और मैं जो है ना उसके अगेंस्ट जाऊंगा। तो उसके लाइसेंस के पे खतरा होता होगा फिर अगर वो अगेंस्ट नहीं, लाइसेंस पे नहीं, ये तो फिर सेफ्टी पे खतरा है पूरे, है ना। तो ये उसकी ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि पायलट्स को प्रोसीजर के हिसाब से ही चलना पड़ता है। ओके, इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, क्योंकि जांच की, इन्वेस्टिगेशन की आप बात कर रहे हो, तो इन्वेस्टिगेट यहाँ पर किया गया। पहले तो एक क्वेश्चन उसमें ये है, पहले पूछना चाहूँगी, कुछ लोग बोल रहे थे कि अल्कोहल टेस्ट जो होता है पायलट्स का, वो क्या प्रोसीजर होता है, क्या उसमें चेक किया जाता है, और क्या जो मैरिजुआना का जो डिटेक्शन हुआ है पायलट में वो टेस्ट नहीं होते हैं पायलट्स के, और क्या उसी की वजह से यहाँ पर डिप डाउन हुआ है एयरक्राफ्ट? देखिए ये भी बोल रहा हूँ, अभी बहुत मुश्किल है कि ये अगर कि पायलट ने कोई सब्सटेंस लिया हुआ है या पायलट ने मैरिजुआना लिया हुआ है तो उसकी वजह से डिप डाउन हुआ है, जिसको हम डाउन ड्राफ्ट बोलते हैं बेसिकली। इसकी पॉसिबिलिटी है पर इसको अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता।
अब ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है, ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये पायलट कम्युनिटी के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो पायलट का जो है टेस्ट पॉजिटिव आया है, और इस चीज़ के मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। देखिए, हर पायलट का वो किसी भी फ़्लाइट पे जाए, चाहे वो फ़्लाइट 15 मिनट की है, चाहे वो फ़्लाइट 10 मिनट की है, चाहे वो फ़्लाइट 5 घंटे की है, और चाहे वो फ़्लाइट 8 घंटे की है, हर फ्लाइट से पहले हर क्रू का अल्कोहल टेस्ट होता है। और इंडियन एजेंसीज का या इंडियन अथॉरिटी का जो डीजीसीए है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हम पहले क्या होता था, धीरे 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 अभी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस और स्ट्रांग होते चले गए। अभी जो हमारे अल्कोहल टेस्ट जो होते हैं वो कैमरा के सामने होते हैं, और जो ऑन कैमरा होते हैं उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमारी जो अल्कोहल सेंसर मशीन्स होती हैं जिसमें हम टेस्ट देते हैं, वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कि कई बार हमें यहाँ तक एडवाइस किया जाता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स भी ना लगा के जाएं, क्योंकि वो परफ्यूम्स में जो अल्कोहल होता है वो तक कैच कर लेती हैं। मतलब परफ्यूम में तो थोड़ा सा ही अल्कोहल होता है, तो वो भी कैच हो जाता है। बिल्कुल, तो उनकी सेंसिटिविटी इस लेवल तक की होती है, जो कि अच्छी बात है कि हम लोगों को इन चीज़ों को लेके भी बहुत अवेयर और बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है कि हमारे परफ्यूम्स इतने स्ट्रॉन्ग ना हो कि हम जो है ना वो उस जो है बीए मशीन्स में वो कैच हो जाए। तो अब जहाँ तक रही बात marijuana की या सब्सटेंस की, तो देखिए, हर कंपनी जब पायलट को इंडक्ट करती है तो उसका एक ड्रग टेस्ट होता है। उस ड्रग टेस्ट में आपका ये पता लगता है एज अ पायलट कि आप ड्रग लेते हैं नहीं लेते। अगर आपने ड्रग लिया है तो कौन सा ड्रग लिया है, कब लिया है, वो काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। उसके ऊपर आपके रैंडम डोप टेस्ट होते हैं। जैसे मैं अगर फ्लाइट करके आया, मुझे नहीं पता कि अब लैंड करने के बाद मेरे को कंपनी क्या ऑर्डर्स कर देगी। मुझे एकदम से बोला जा सकता है कि आपका डोप टेस्ट है, आप पहुंचिए डोप टेस्ट करने। और अगर मैंने कभी लेट्स से अगर डोप कर रखी होंगी या किसी पायलट ने कर रखी होंगी तो पकड़ा जाएगा, वो 1 मिनट में पकड़ा जाएगा, वो भाग नहीं सकता वहाँ से। बट अगेन, जैसा मैंने बोला, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट रेयरली देखने को मिलते हैं। ये कोई बहुत कॉमन इंसिडेंट नहीं है, ये हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग है। तो अब इसके पीछे जांच हो रही है या जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, जब उसका रिजल्ट आएगा तब हमें भी पता लगेगा कि ये इसके पीछे क्या रीजंस रहे हैं। ओके, टेक ऑफ के बाद अगर एयरक्राफ्ट में कोई सीरियस प्रॉब्लम आती है तो एज अ पायलट क्या फर्स्ट प्रायोरिटी होती है? क्या आपको पहले एटीसी को इन्फॉर्म करना होता है, या वहाँ पर किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करे? पहली प्रायोरिटी और पहला स्टेप एज अ पायलट क्या किया जाता है अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है? देखिए, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन अगर पायलट के पास आती है तो हमारे यहाँ पर एक कहावत है जिसको हमें सिखाया भी जाता है ना, कि एविएट, नेविगेट एंड देन कम्युनिकेट। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है कि जहाज़ को कंट्रोल करना। अगर जहाज़ में कोई भी इमरजेंसी आ गई तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जहाज़ को हमें अपने कंट्रोल में कैसे लेना है, जहाज़ को स्टेबल कैसे करना है। क्योंकि जहाज़ हो सकता है एक तरफ जो है ना अपना दिशा मोड़ चुका हो, जहाज़ नीचे की तरफ डाइव में जा चुका हो, या जहाज़ रोल में जा रहा हो। तो हमें सबसे पहले एज अ पायलट अपना स्किल यूज़ करके, अपनी चेकलिस्ट यूज़ करके, अपने जो चेकलिस्ट के मेमोरी आइटम्स हैं उसको यूज़ करके जहाज़ को सबसे पहले स्टेबल करना होता है, कंट्रोल में लेना होता है। उसके बाद हमें नेविगेट करना होता है, जिसको हम बोलते हैं कि हमें दिशा ढूंढनी होती है कि हम कहाँ जा रहे थे, हमारा वो डेस्टिनेशन कितना दूर है, हमारा ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन कितना दूर है, हमें क्या डिसीजन लेना है कि अभी हम वहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन, ओरिजिनल डेस्टिनेशन पे पहुँचे वो, या जो हमारा ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचे, या जो हमारे सबसे नज़दीक डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचे। ये सब चीज़ें जब हम एक बार सेटल कर लेते हैं एज अ पायलट, तो उसके बाद फिर हमारी कम्युनिकेशन शुरू होती है एटीसी से, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से। उसके बाद हम एटीसी को इन्फॉर्म करते हैं कि हमारा इंटेंशन क्या है, कि अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो ठीक है। एटीसी आपसे आपकी इंटेंशन पूछती है, तो आपके जो भी डिसीजंस होते हैं उस टाइम पे वो आपको एटीसी को इन्फॉर्म करना होता है, और फिर एटीसी आगे अपनी नेक्स्ट एजेंसीज को इन्फॉर्म करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका इंजन फेलियर हो गया या इंजन फायर हो गया या इस तरीके की कोई भी इमरजेंसी हो गई, तो एटीसी आगे फायर ब्रिगेड्स को इन्फॉर्म करेगी, फायर डिपार्टमेंट को, मेडिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगी, जहाँ पर एम्बुलेंसेज होंगी, सब कुछ होगा। तो ये फिर उस तरीके का प्रोसेस और प्रोसीजर आगे चलता है। ओके, कई बार बोलते हैं ना कि अब जैसे एज अ पैसेंजर बोलते हैं, पायलट को ही ब्लेम कर देते हैं कि पायलट ने इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की। तो इमरजेंसी किस सिचुएशन में डिक्लेयर होती है? एक
पैन भी चल रहा है, अभी एक पैन वर्ड जी। भी आ रहा है, वो क्या है? मेडे अब कौन सी सिचुएशन में यहाँ पर पायलट एटीसी को डिक्लेयर करता है? देखिए, ये बोलना किसी भी पैसेंजर के लिए या बाहर बैठे किसी आदमी के लिए बहुत आसान होता है कि पायलट ने ऐसा क्यों नहीं किया या वैसा क्यों नहीं किया। यकीन मानिए, मैं एज अ पायलट आपको बता रहा हूँ कि पायलट जब किसी इमरजेंसी या अर्जेंसी में होता है तो वो केवल अपना 100% नहीं, अपना 200% देता है एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, पैसेंजर्स को बचाने के लिए और उस एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड करने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ पैसेंजर्स की सेफ्टी मैटर नहीं करती, उसकी अपनी सेफ्टी भी है, उसका अपना भी घर है, एयरक्राफ्ट की सेफ्टी है। तो जहाँ तक रही बात पैन की और मेडे की, तो पैन हमारा एक ऐसा टर्म है एविएशन का जहाँ पर हम एटीसी को ये तब बोलते हैं जब हमारे लिए कोई अर्जेंसी खड़ी हो जाती है, जिसमें इमरजेंसी तक तो बात नहीं पहुँची पर पहुँच सकती है। तो एटीसी को हम पैन बोल के इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि वी आर इन पैन कंडीशन नाउ, और एटीसी इस बात को समझ जाता है कि ये चीज़ आगे एस्केलेट हो सकती है। मेडे का मतलब ये है कि हम इमरजेंसी सिचुएशन तक पहुंच चुके हैं। मेडे में हमारे पास अर्जेंसी से ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन आ जाती है, जहां पर हमारे पास अब एज सुन एज पॉसिबल लैंड करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होता। एक जैसे एक फिर से मैं इसके पीछे एक कहावत बताऊंगा कि एक अंग्रेजी कहावत है कि एवरी टेक ऑफ इज़ ऑप्शनल बट एवरी लैंडिंग इज़ मैंडेटरी। तो टेक ऑफ करना ही नहीं करना ये पायलट के हाथ में है, बट टेक ऑफ कर गए तो लैंड तो आपको करना ही पड़ेगा। तो पैन और मेडे का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये होता है कि मेडे जो है वो इमरजेंसी की कॉल है और जो पैन है वो एक अर्जेंसी की कॉल है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके की सिचुएशन में जनरली विकास होता है कि एक मेंटल प्रेशर काफ़ी हो जाता है। तो पायलट उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करते हैं? टेक्निकल ट्रेनिंग तो आप लोगों की होती है, तो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी किसी तरीके की दी जाती है वाइल मतलब ट्रेनिंग, कि इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए? पैनिक मोड में ना आकर आप काम कंपोज्ड होके उस सिचुएशन को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, उस चीज़ पर ध्यान दें। जी बिल्कुल, देखिए टेक्निकल ट्रेनिंग्स और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स का जो एक मिक्सचर है वो कंप्लीट पायलट ट्रेनिंग होती है। बट इस केस में या बहुत सारे केसेस में जब आप एक टेक्निकल ट्रेनिंग करते हैं तो साइकोलॉजिकल जो मास्टरी होती है आपकी, या जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है वो उसका आउटकम हो जाती है। कि देखिए, जैसे मैं दूसरे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि लेट्स से आपको अगर बंजी जंपिंग करनी है तो पहली बार करने में आपको बहुत डर लगेगा। तो बंजी जंपिंग से पहले आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, आपको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, आपको हार्नेस बांधी जाती है, आपको बताया जाता है, आपको फियर के बारे में बताया जाता है। बट अगर वही बंजी जंपिंग आप 4, 5, 6 बार कर लेंगे तो आप 6ठी, 7वीं, 10वीं बार आप यू जस्ट गो एंड जंप, है ना। तो वो साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग हो जाते हो कि आपको पता है कि मुझे अब ये है और ऐसे है, तो आप अपने फियर को ओवरकम कर लेते हैं। देखिए, फियरलेस होना और फियर को मैनेज करना ये दो अलग चीज़ें हैं। फियरलेस हो के आप एयरक्राफ्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। फियर हो सकता है कि मैं किसी पहलवान को कॉकपिट में बिठा दूं या किसी रेसलर को बिठा दूं और उसको पता लग जाए कि इमरजेंसी आ गई है तो फियरलेस रहे, लेकिन उसको नहीं पता इस फियर को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, तो फियरलेस होने से काम नहीं चलता। फियर को ठीक तरीके से मैनेज कैसे किया जाए वो ट्रेनिंग एक पायलट की होती है। ऐसा नहीं है कि पायलट्स को डर नहीं लगता, पायलट्स को डर लगता है, लेकिन पायलट्स को उस डर को मैनेज कैसे किया जाए उसकी ट्रेनिंग बखूबी दी जाती है। तो ये एक डिफरेंस होता है एक स्किल में। जो आम आदमी के पास स्किल नहीं है वो एक पायलट के पास होगा, या जो लेट्स से कि बॉर्डर्स पे जो फाइट कर रहे हैं उनके पास जो स्किल होगा वो पायलट के पास नहीं होगा। तो ये सबके स्किल्स अलग अलग होते हैं। तो स्किल को कैसे मैनेज करना है, किस सिचुएशन में आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, किस सिचुएशन में आपको, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी एक CRM होती है जिसको हम बोलते हैं क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किसी इमरजेंसी में आपको एक जो है ना चैलेंजिंग सिचुएशन में अपने क्रू के साथ क्या बात करनी है, उसके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करके चलना है, आपके केबिन क्रूज के साथ आपको कैसे चलना है, आपको उनको क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है, वो आपको क्या जो है ना आपसे बात करेंगे, वो आपको क्या जो है इंस्ट्रक्शंस देंगे या आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये पूरी प्रॉपर एक ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग का हिस्सा सिर्फ पायलट नहीं होता। इस ट्रेनिंग में आपके ग्राउंड ऑपरेशन से लेकर
आपके इंजीनियर से लेकर, टेक्नीशियन से लेकर, केबिन क्रू से लेकर हर कोई इन्वॉल्व होता है। ओके, जी। साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होते हैं। और वो मैं इसलिए भी बोल सकती हूँ क्योंकि आपके साथ भी एक सूरत में इंसिडेंट हुआ था इंजन फेलियर जी। का, उसकी थोड़ी कहानी शेयर करना चाहेंगे कि क्या हुआ था और कैसे उस सिचुएशन को हैंडल आपने किया था? देखिए, ये फिर वही बात हो जाती है, एक इंजन फेलियर की जो घटना है, ये वंस इन अ मिलियन जो है घटना है। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो मेरे साथ हुआ, और पास में भी एविएशन में ये घटना काफ़ी बार हुई। तो उस समय जब ये घटना मेरे साथ घटी, तो हालांकि सबकॉन्शियसली पायलट कहीं ना कहीं इस घटना के लिए तैयार रहता है, पर कॉन्शियसली वो ये एंटिसिपेट शायद नहीं करता कि ये घटना मेरे साथ हो जाएगी या होने वाली है, लेकिन तैयारी उसकी होती है। तो मेरे साथ जैसा कि ये हुआ, तो हम लोग बॉम्बे से सूरत की फ़्लाइट में जा रहे थे, और वो फेरी फ़्लाइट थी मेरी। तो केवल मैं फेरी और फ्लाइट से? फेरी फ़्लाइट मतलब खाली फ़्लाइट जिसमें आपके पैसेंजर्स नहीं होते। Okay. और वो हमारी पोजीशनिंग फ़्लाइट थी, हम जहाज़ को बॉम्बे से सूरत पोजीशन करने के लिए जा रहे थे। तो और हम लोग का जो वो एयरक्राफ्ट था, वो कमर्शियल एयरक्राफ्ट नहीं, छोटा एयरक्राफ्ट था। द एयरक्राफ्ट आई फ्लाई इज़ अ 9-सीटर एयरक्राफ्ट। ओके। तो हम लोग करीबन 25 नॉटिकल इनबाउंड्स थे, जिसको हम बोलेंगे रफली 50 किलोमीटर की दूरी पे थे हम सूरत से, और लगभग 8,000 फीट पे, और हम होल्ड कर रहे थे। तो अचानक जो है आपके नेगेटिव इंडिकेशंस आने लग गए, आपकी रेड लाइट्स आने लग गई, जिसमें आपके ऑयल प्रेशर्स लो होने लग गए, ITT शूट अप कर गए। ये थोड़ा सा मैं टेक्निकली आपको बता रहा हूँ, जो एक शायद आम आदमी ना समझ पाए, बट कहने का जो मकसद है कि जहाज़ मैल फंक्शन करने लग गया। तो उसके बाद जैसे ये हुआ, बाय द टाइम पायलट रियलाइज़ कर पाता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीज़ें फेल होनी शुरू हो जाती हैं आपके साथ। तो उस केस में आप कितने काम और कंपोज रहते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो एक कुछ सेकंड्स के लिए तो आपकी कामनेस और जो आपका जो कहते हैं ना कि टेम्परामेंट या आपका जो कंपोजर होता है, वो भी चैलेंज हो जाता है ऐसी सिचुएशंस में। बिकॉज एक के बाद एक के बाद एक के बाद जब एक चीज़ें फेल हो रही हैं, तो आपको कुछ सेकंड्स लगते हैं अपने दिमाग को नॉर्मल करने में, स्टेबलाइज करने में। तो उस केस में जो मेरा को पायलट था, जिसको हम फर्स्ट ऑफिसर बोलते हैं, तो जो एक जूनियर पायलट होता है, वो थोड़ा सा पैनिक भी कर गया था। बट देन ऐसा नहीं है कि डर मुझे नहीं लगा था, डरा मैं भी था, पैनिक मैं भी किया था, लेकिन उसका पैनिक देख के अगर मैं उसको अपना पैनिक शो कर देता तो वो और ज़्यादा पैनिक हो जाता। बट मैं लकीली अपना कंपोजर वापस लाया, उस कंपोजर को बनाया, मैंने उसको कंपोज किया, उसको काम डाउन किया, एंड देन वी फॉलोड द प्रॉपर चेकलिस्ट। हमने जहाज़ पहले स्टेबल किया, अपने कंट्रोल में लिया, तो और उसको कंट्रोल में लेने के बाद, स्टेबल करने के बाद, जब हमने देखा कि अब चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, जो है ना मैल फंक्शंस जो पहले हो रहे थे वो नहीं हो रहे, पैरामीटर्स सारे नॉर्मल हैं, हमने चेकलिस्ट फॉलो की, जो हमारी एक चेकलिस्ट होती है, वी गो बाय द बुक। तो उस चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए हम लोगों ने जो है ना मेडे डिक्लेयर किया सूरत ATC को, एंड वी गॉट दी प्रायोरिटी लैंडिंग। तो ATC ने हमारे को पूरा सपोर्ट किया वहाँ पे, और हमने वो जहाज़ को है जो हम लोग सेफली लैंड कर पाए। तो जिनमें मेरे इंस्ट्रक्टर्स ने जो मुझे पास में सिखाया, जो मेरे गुरु रहे, और जो उस समय पे उस स्किल को मैं अप्लाई कर सका, तो ये सारा कॉम्बिनेशन एक रहा मेरे साथ और हमारे साथ, इनफैक्ट मैं बोलूँगा, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन रहा, बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद हमने और चीज़ें सीखी जो हमें फ्यूचर के लिए जो है ना, अब शायद हम किसी को बता सकते हैं या किसी को हेल्प कर सकते हैं। मुझे याद है आपने बताया था, बाय द वे ही इज़ माय पार्टनर ऑल्सो, हमारे गेस्ट भी हैं एंड वी आर पार्टनर्स। तो काफ़ी टेंशन में थे, और उसके बाद किस तरीके, मतलब काफ़ी टाइम तक वो एक तरीके से कहते हैं ना, वो इंसिडेंट का ट्रॉमा तो रहा ही था ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड थोड़ी एक टेंशन तो रहती है। तो अभी भी जब आप फ्लाई करते हो तो आती है वो चीज़ ध्यान में? बिकॉज देखिए, ट्रॉमा तो नहीं बोलेंगे इसको, एक इंसिडेंट जिसका डर, जी, डर भी नहीं बोलेंगे, हाँ, लेकिन ये जो एक घटना है, इसने ये ज़रूर एक जो है ना एक ये इंडिकेट कर दिया या प्रूफ दे दिया कि देखिए, केवल पायलट नहीं, जिंदगी में कभी भी किसी के साथ कुछ भी घट सकता है। अगर आप पूरी तरह प्रिपेयर हैं तो आप उस सिचुएशन से निकल जाएंगे, अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं तो वो सिचुएशन में आप फंस जाएंगे।
तो आपका जो भी डिपार्टमेंट है, आप एक प्लेयर हैं, आप एक पायलट हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक टीचर हैं, आप मीडिया में हैं, आप आर्मी में हैं, आप अगर अपने काम के साथ जस्टिफिकेशन कर रहे हैं और आप पूरी तरह प्रिपेयर हैं, तो आप वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में निकल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो वहाँ आपको जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है और वो सिचुएशन आप पे हावी हो सकती है। ओके। कौन सा सबसे सेफ जहाज़ है? देखिए, सेफ सारे ही हैं, ये तो मैं आपको बिल्कुल आंख बंद क्योंकि करके जो बता सकता हूँ। अहमदाबाद में भी हुआ था उसके बाद लोगों ने एयरबस को लेकर भी कहा था कि सबसे अनसेफ फ्लाइट है, कभी भी आप फ्लाइट बुक करो तो देख लेना कि एयरक्राफ्ट कौन सा है, एयरबस नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक हादसे के बाद लोगों का माइंडसेट बनता है और वो बहुत ही नेचुरल माइंडसेट है। वो कहीं पर भी किसी का भी माइंडसेट बन सकता है ऐसा, तो इसमें मैं लोगों की गलती नहीं कहूँगा। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे बहुत सारी बिल्डिंग्स में लोग 13th फ्लोर प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है, अशुभ माना जाता है, क्योंकि पास में 13th फ्लोर्स में बहुत सारे इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि 13th फ्लोर अशुभ है या उधर एक्सीडेंट होंगे ही होंगे या इंसिडेंट होंगे ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और उसी तरह एयरक्राफ्ट के बारे में भी बोलना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। सारे एयरक्राफ्ट सेफ रहते हैं, सारे पायलट्स सेफली फ्लाई करते हैं। मैं पायलट्स की स्किल पे भी डाउट नहीं करता, बिकॉज पायलट जब पायलट बनता है तो उसको एक लाइसेंस दिया जाता है, जिस लाइसेंस का मतलब ये होता है कि ये पायलट अब एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए सक्षम है, केपेबल है। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार कुदरत जो होती है और होनी के आगे आप कुछ नहीं कर पाते, बड़े से बड़े धुरंधर भी डूबते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो पायलट, मेरे जो कोलीग थे, जो मेरे सीनियर्स थे, बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ जो उस इंसिडेंट में गए, जो उस एक्सीडेंट में गए। ऐसा नहीं था कि वो एक्सपीरियंस नहीं थे या वो स्किलफुल नहीं थे, वो बहुत ही बेहतरीन पायलट्स में से एक थे, पर समय उनका नहीं था और ये होनी को ऐसा लिखा था। लेकिन इस चीज़ के बाद अभी तक जो जांच चल रही है, उससे जब जांच सामने आएगी, जब रिपोर्ट सामने आएंगी, तो वो रिपोर्ट्स में पता लगेगा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो एयरक्राफ्ट कोई भी अनसेफ नहीं होते, एयरक्राफ्ट सारे सेफ़ होते हैं। और जहाँ तक रही बात कौन सा सबसे सेफेस्ट है, कौन सा नहीं है, इसमें कोई भी कैटेगराइजेशन करना जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे एयरक्राफ्ट ही सेफ़ एयरक्राफ्ट होते हैं। एयरक्राफ्ट को सेफ्टी का सर्टिफिकेट मिलता है, उसकी फ्लाइंग एयरवर्दीनेस का सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद ही वो हवा में जाता है, उससे पहले वो हवा में नहीं जाता है। उसकी एश्योरेंस कंपनी करती है, उसकी एश्योरेंस मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, उसकी एश्योरेंस इंजीनियर्स करते हैं और उसकी एश्योरेंस पायलट्स करते हैं। तो ये एक लेवल की एश्योरेंस नहीं होती, ये बहुत लेवल्स की एश्योरेंस होती है। ओके। अब सीटिंग को लेके थोड़ी बात करूंगी। जो फुकेत और दिल्ली वाली जो फ्लाइट थी, एयरबस ही थी, उसमें मतलब नॉर्मल एक कॉकपिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके की सीटिंग होती है, और जो कमांडर और को पायलट है, किन तरीके के टर्म हम यूज़ करते हैं? क्या उस कॉकपिट में एक जो एक्स्ट्रा चेयर भी हम देखते हैं, फोटोज़ में हमने देखा है एज अ मतलब आम लोग, तो सीटिंग स्ट्रक्चर कॉकपिट का क्या होता है? ऑटो पायलट अगर हम मतलब पायलट लगा रहा है तो वो कौन सी हाइट पे जाके ऑटो पायलट ऑन होता है, कब ऑफ होता है, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगभग मुझसे भी पर्सनली हर इंसान करता है, क्यूरियोसिटी होती हाँ, है एक, वो जानना चाहता है ये सब चीज़ें। तो पहले तो मैं आपको टर्म्स क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो एक कमांडर जिसको अब बोला जाता है, वो ही इज़ द इंचार्ज ऑफ दैट एयरक्राफ्ट, ही इज़ द सीनियर मोस्ट पर्सन हु फ्लाइज द एयरक्राफ्ट, जिसको हम दूसरे टर्म्स में P1 भी बोलते हैं, ठीक है, या जिसको हम मेन पायलट या कैप्टन भी बोलते हैं। दूसरा टर्म होता है फर्स्ट ऑफिसर, जो कि उसका जूनियर पायलट होता है। जो कमांडर होता है, ही सिट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और जो P1 होता है, जो जूनियर पायलट होता है, जो या फर्स्ट ऑफिसर जिसको बोलते हैं, जिसको को पायलट हम बोलते हैं, ही सिट्स ऑन द राइट सीट। ये नॉर्मली हर एयरक्राफ्ट में सिमिलर होता है? जी, ये हर एयरक्राफ्ट में सिमिलर होता है। मैं फिक्स विंग्स की बात कर रहा हूँ अभी। जो फिक्स विंग्स मतलब जो एयरलाइन में कमर्शियली उड़ते हैं या जो चार्टर इंडस्ट्री में उड़ते हैं। मैं अभी हेलीकॉप्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, मैं चॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चॉपर्स नहीं, हम यहाँ पर एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। ओके, बेसिकली चॉपर इज एन एयरक्राफ्ट ओनली, बट अभी चॉपर की कैटेगराइजेशन अलग है। चॉपर इज अ डिफरेंट जो है
कैटेगरी। फ्लाइंग मशीन एंड फिक्स विंग्स आर द डिफरेंट फ्लाइंग मशीन्स। तो उसका जो सिटिंग स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। बड़े एयरक्राफ्ट में क्या होता है, कमर्शियल एयरक्राफ्ट में और हर एयरक्राफ्ट अलग होता है। मैं पहले आपको ये बात बताऊं, हर एयरक्राफ्ट की सीटिंग कैपेसिटी अलग होती है, हर क्राफ्ट का वेट जो है कैटेगराइजेशन अलग होता है। तो लगभग जो बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें डिपेंड करता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट है, उसमें एक थर्ड सीट होती है, कई एयरक्राफ्ट में फोर्थ सीट्स भी होती है कॉकपिट में। ओके। तो थर्ड सीट पे जनरली जो है उसमें आपके जो ऑब्जर्वर्स होते हैं वो बैठते हैं। जैसे आपका एक जूनियर पायलट आया है अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके, तो वो थर्ड सीट पे बैठ के कुछ एक घंटों तक ऑब्जर्व करता है। जैसे 50 घंटों तक वो फ्लाई करेगा, 100 घंटों तक। ये कंपनी के अपने प्रोसीजर्स होते हैं, कौन कितना किसी को फ्लाई करता है या कराता है, तो उसको हम ऑब्जर्वर सीट बोलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें वही बैठे। अब जैसे आजकल एक रूल है कि जब पायलट अपनी कॉकपिट छोड़ता है या उसको कहीं बाहर जाना होता है, फॉर एग्जांपल लू जाना होता है, वॉशरूम जाना होता है, तो उस केस में उस एयरक्राफ्ट में जो फ्लाइट अटेंडेंट है उनमें से एक फ्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट में जाके कॉकपिट में अपनी जो है प्रेजेंस देती है और उसको वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट में अब एक पायलट के हवाले आप कॉकपिट नहीं छोड़ सकते हैं। ये नया रूल है, जिस रूल के अकॉर्डिंग ये जो केबिन क्रू है उसको कॉकपिट में जाना पड़ता है 2 मिनट, 3 मिनट, 1.5 मिनट, जो भी वट एवर, टिल द टाइम ही इज़ इन लू। और जैसे ही वो बाहर आते हैं वो the cabin crew comes out, and the moment he enters the cabin crew comes out and he locks the door from inside. तो ये कुछ एक रूल्स हैं, तो इस हिसाब से ये रूल्स फॉलो होते हैं। ओके। और जो ऑटो पायलट ऑन होता है, कहते हैं ऊपर जाते ही ऑन हो जाता है, या देखिए, ऑटो पायलट ऑन करने के भी या ऑटो पायलट एंगेज करने के भी कंपनी के अपने प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। जनरली टेक ऑफ के 1000 फीट बाद ऑटो पायलट ऑन कर देता है। मतलब जब वो बेल्ट का साइन खुल जाता है, दैट मीन्स नहीं, बेल्ट का, इससे हार्नेस का इससे लेना देना कोई नहीं होता। ऑटो पायलट कंपनी के प्रोसीजर्स होते हैं, कंपनी की अपनी अपनी अलग पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। बट लेट्स से हम 1000 to 1000 अगर बात करते हैं तो 1000 फीट टेक ऑफ करने के बाद ऑटो पायलट एंगेज कर देते हैं, और जब लैंड करने पे आते हैं तो 1000 फीट पे आप जो है ऑटो पायलट डिसएंगेज कर देते हैं और लैंड करते हैं। बट देखिए, पहले तो मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा दीजिए जी। मैं आपके जो मेरे से कॉमन क्वेश्चन किया जाता है, तो मैं आपके थ्रू आपके जो व्यूअर्स हैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि एयरक्राफ्ट पे 4 तरीके के फोर्सेस अप्लाई होते हैं, ठीक है जी। तो ये जो फोर्स होता है ऊपर की तरफ, इसको हम बोलते हैं लिफ्ट। ओके। ये जो नीचे की तरफ, इसको हम बोलते हैं वेट। जो आगे की तरफ है इसको हम बोलते हैं थ्रस्ट, और जो पीछे की तरफ होता है इसको हम बोलते हैं ड्रैग। नीचे वाले को विंड, नीचे वाले को वेट, वजन। ओके, ठीक है। तो ये 4 फोर्सेस पे एयरक्राफ्ट फंक्शन करता है अपना, तो एयरक्राफ्ट उड़ता है। अब होता क्या है कि ये एयरक्राफ्ट जा रहा है, अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट किसे बोला जाता है कि ये एयरक्राफ्ट स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट पे जा रहा है, ये एकदम से नीचे आया, इसको हम बोलते हैं डाउन ड्राफ्ट। ओके। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार नीचे ही आएगा, कई बार ये ऊपर भी जाएगा, जा सकता है, इसको बोलते हैं हम अप ड्राफ्ट। ये इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पायलट की ही गलती हो, इसमें नेचुरल फोर्सेस भी होते हैं। जैसे मैंने बोला, वेदर फिनोमेना हो सकते हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि वेग टर्बुलेंस है, या जो है ना अलग अलग वेदर फिनोमेनाज हैं, या लेट्स से हाँ, एक केस में पायलट का रोल इसमें हो सकता है कि देखिए, मोस्टली इस लेवल पे जो एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है तो ऑटो पायलट पे करता है। बट किसी रीज़न से अगर ऑटो पायलट नहीं है या ऑटो पायलट पे नहीं फ्लाई कर रहा, तो उस केस में पायलट का थोड़ा सा जो है, अगर वो किसी अल्कोहल की वजह से या किसी मेडिकेशन की वजह से या किसी सब्सटेंस की वजह से पॉजिटिव है, तो उसके जो रिएक्शन स्किल्स हैं वो बहुत धीरे हो जाएंगे। तो उस केस में फिर एयरक्राफ्ट थोड़ा सा वो जो है ना स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट में रहना मुश्किल हो सकता है उसके लिए, स्पेशली अगर ऑटो पायलट पे नहीं है तो। बाकी अदरवाइज़, अब जैसे मैं हाई टेरेन की बात कर रहा था, अगर हम पहाड़ी के ऊपर से जा रहे हैं, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पहाड़ों से जब टकरा के हवा, देखिए पहाड़ों से जब हवा टकराती है तो वो एक स्मूथ डायरेक्शन में नहीं चलती है, जब वो ऊपर को उठती है हवा। अगर आप एक ज़मीन पे हवा की बात करें तो एयरक्राफ्ट जो हवा है वो एक जो है ना स्मूथ डायरेक्शन में अपना फ्लो मेंटेन करके चलती है। बट जब पहाड़ियों से टकराती है, क्योंकि पहाड़ियों की कई बार हाइट जो होती है वो 15,000 फीट, 20,000 फीट, 10,000 फीट, तो वो टकरा के एक
जो है डायरेक्शन में ऊपर उठती है और उसकी कोई स्मूथनेस नहीं होती। वो हवा में बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस रहते हैं, या वो जो है कहेंगे डायरेक्शनल चेंजेस रहते हैं, तो वो एयरक्राफ्ट को ऊपर नीचे धकेल सकती है। तो इसमें पायलट का बहुत बड़ा रोल नहीं होता, बट इसमें भी घबराने वाली बात नहीं होती है। बट जैसे अभी आपने बोला कि इसमें कॉकपिट में क्या साइन आए हैं या क्या आते हैं, तो जनरली कॉकपिट में इसमें ऐसा कोई साइन नहीं आते हैं। बट अगर यही डाउन ड्राफ्ट या यही अप ड्राफ्ट लेट से 2-2 हज़ार फीट या 1,500 फीट के हो जाएं, उस केस में कॉकपिट में साइन आ सकते हैं, या उस केस में ऑक्सीजन मास्क जो आपके गिर सकते हैं, या उस केस में अगर आपने हार्नेस नहीं पहनी हो तो चोट लगने के चांसेस रहते हैं। पर ये भी अगेन ये ऐसा बहुत बहुत कम इसके चांसेस हैं, ये बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होता है। सपोज क्योंकि इंडिया में भी कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर थोड़ा फ्लाई करना टफ हो जाता है, कोई ऐसी ट्रेन जहाँ पर नहीं, थोड़ी टफ है? हर जगह के लिए पायलट को ट्रेन किया जाता है। कोई मतलब इंडिया में कुछ ऐसा है जहाँ के लिए स्पेशल ट्रेनिंग अगर दी जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया में काफ़ी एयरपोर्ट्स हैं, या वर्ल्ड में ओवरऑल जो आपके हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर एक स्पेशल कैटेगरी के पायलट्स ही जाते हैं। जैसे उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि पायलट्स के पास इतने घंटों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहाँ पर आप किसी नौसिखिया पायलट को या किसी ऐसे पायलट को जिसके पास कम फ्लाइंग एक्सपीरियंस है नहीं भेज सकते। तो वो चीज़ को डीजीसीए पूरी तरीके से और कंपनीज पूरी तरीके से कंप्लाई करती है। उस चीज़ में कोई भी जो है ना नेगोशिएशंस या उस चीज़ में कोई भी नज़रअंदाज नहीं करती है कंपनी। कौन से वो मतलब एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक? देखिए, अगर हम बात करें अगर इंटरनेशनली तो पारो है, नेपाल में है, काठमांडू है, लेह है, हिंदुस्तान में अगर हम बात करें धर्मशाला है, तो ऐसे कई एयरपोर्ट्स हैं। ये थोड़े डिफिकल्ट नहीं कह सकते इनको, मतलब एक्सपीरियंस्ड पायलट्स के लिए ही यहाँ पर तो इसमें थोड़ा सा आपको जो है ना आपके प्रोसीजर्स डिफरेंट हो जाते हैं। इसमें प्रिसीजन्स आपके थोड़े से ज़्यादा सामने आते हैं आपके, और आपके स्किल्स जो है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाते हैं। ओके, बहुत ही सीरियस बातें हमने कर ली हैं। आपने बताया कि बाद कुछ मज़ेदार किस्से भी हैं, तो वो मज़ेदार किस्से सुनाना ज़रा, मतलब क्या ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है? देखिए, अब मुझे नहीं पता कि मुझे ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बट क्योंकि ये उस समय की बात है जब मैं शायद 20-21 साल का रहा हूँगा, तो और उस टाइम पे मैं अपने फ़्लाइट स्कूल से निकला ही था फ़्लाइट ट्रेनिंग करके। तो मेरी नई नौकरी लगी थी, मैं एयरलाइन का नाम नहीं लूँगा। तो उसमें मेरी मैं थर्ड सीट जिसकी मैं अभी बात बता रहा था कि जो ऑब्जर्वर सीट होती है, तो उस पर मैं बैठ के फ्लाई कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था चीज़ें, कि उस टाइम मैं एज अ पायलट तो फ्लाई नहीं कर रहा था। ये 21 साल के जब थे? लगभग 20-21 साल का रहा हूँगा, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है। तो लगभग ऑलमोस्ट 18-19 साल पुरानी बात है ये। तो मेरे साथ उस टाइम पे, और आई वॉज फ्लाइंग अ हैवी जेट, तो वो अभी हम बात कर रहे थे कि इंजन्स की, तो मल्टी इंजन फ्लाई कर रहा था मैं, वो 4 इंजन जेट था। तो उसमें जो मेरे कमांडर थे वो ही वॉज फ्रॉम अफ्रीका, और जो मेरे को पायलट थे ही वॉज फ्रॉम यूएस। तो दोनों पायलट्स बाहर के थे। तो अब मुझे नहीं पता था कि इमरजेंसीज में क्या डील करना पड़ता है। हालांकि फ़्लाइट स्कूल में जो आपको अर्जेंसीज दिखाई जाती हैं या सिखाई जाती हैं, वो बड़े कमर्शियल एयरक्राफ्ट से डिफरेंट होती हैं। और जब आप रियल में इमरजेंसी फेस करते हो तब आपको पता लगता है कि एक्चुअल इमरजेंसी है क्या, और आपको रिएक्ट कैसे करना है, या आपका पैनिक बटन कैसे दबेगा, या आप उस पैनिक से बाहर कैसे आएंगे। तो मुझे याद है हम दिल्ली से कुल्लू की फ़्लाइट कर रहे थे। तो हम लगभग शायद 24 या 25 हज़ार फीट पे थे। तो वहाँ पर हमारी विंडशील्ड क्रैक हो गई थी। तो विंडशील्ड जब क्रैक हुई, फ्रंट, हाँ विंडशील्ड जैसे जिसको हम विंड स्क्रीन बोलते हैं गाड़ी की, तो उस जहाज़ की 3 विंडशील्ड रहती हैं, बहुत लेमन आपको लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो जब आउटर लेयर पे क्रैक आया, तो क्रैक आता तो बहुत तेज साउंड हुई। तो वो साउंड लगभग ऐसी होती है जैसे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उतनी तेज़ नहीं, बट वो भग करके एक साउंड होती है। तो मैं एकदम डरा, तो मैं अपनी हार्नेस वगैरह पहनी हुई थी, तो मैंने अपनी हार्नेस खोली और मैं पीछे भागने लग गया कॉकपिट से बाहर। कॉकपिट से बाहर। तो वो पैनिक बटन दब गया था। मुझे लगा कि यार ये पीछे भागने से शायद बच जाएंगे। तो जब मैं भागने लगा तो जो मेरे कमांडर थे, जो अफ्रीकन थे, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया कि वेयर आर यू गोइंग। तो मैं जवाब नहीं दे सका। आई सेड सर आई एम गोइंग बैक।
तो कहते पीछे बच जाएगा, तो ही सेड वुड यू बी सेव्ड एट द बैक। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ बात तो ठीक वो कर एक रहे हैं। नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि Exactly. आपको डर लगता है तो हाँ। आप सीधे खड़े उठ But के भागने लगते हो। That वही is where your experience come. That is why experience in every department or every field is important, है ना। तो मैं पीछे भागने लगा, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के रोक लिया, बिठा लिया। तो उन्होंने क्वेश्चन किया that would you get saved at the back? So I said no. I realized I took a couple of seconds and I said no. तो तब मुझे उन्होंने बिठाया, उन्होंने मुझे समझाया that this is the time for you to take the experience. See now how we deal the emergency. See now how we do the checklist. Sit here. If you have any feedback, give it to us. If you have any questions, ask us. तो वहाँ तब मुझे पहली बार ये रियलाइज़ हुआ कि यार बीइंग अ पायलट मुझे डरना नहीं है, या अगर मुझे डरना है तो अपने डर पे काबू कैसे पाना है, ये मुझे उस दिन बहुत ही एक कहते हैं ना ट्रांसपेरेंट तरीके से देखने को मिला। एंड आई एम स्टिल थैंकफुल टू दैट कमांडर, जिन्होंने मुझे, हो सकता है वो मुझे, उनके पास मौका था, मुझे डांट सकते थे, मुझे लताड़ सकते थे, पर जो उनका तरीका था मुझे समझाने का, या जिस तरीके से उन्होंने मुझे कूल डाउन किया, या जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताया, और सिर्फ उस समय ही नहीं बताया, हमने जब लैंड किया उसके बाद उन्होंने मुझे डीब्रीफ किया, उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस किए, मुझे डीब्रीफ किया, मुझे कई चीज़ें एक्सप्लेन की, मुझे अपने डर को मैनेज करना बताया, मुझे अपने डर को जो है ना चैनलाइज करना बताया। तो उसके बाद फिर ऐसे कई किस्से हुए, ऐसे कई हादसे हुए, और उसके बाद जब मैं खुद सीट पे बैठ के एज अ पायलट फ्लाई कर रहा था और मैंने उनको जब उन इमरजेंसीज़ को या उन अर्जेंसीज़ को एनकाउंटर किया, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार नाउ आई सी द एयरक्राफ्ट इज़ नॉट फ्लाइंग मी, आई एम फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट। तो ये ऐसा घोड़ा है जिसकी लगाम मेरे हाथ में है, तो ये लगाम मुझे छोड़नी नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि मेरे पीछे लोग हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मेरी केबिन क्रूज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मेरे को पायलट की मेरे ऊपर है, इस जहाज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो वो लगाम मैं छोड़ नहीं सकता था। धीरे 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 जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, जैसे जैसे चीज़ें सामने आती गई, तो ऊपर वाले की दया से और मेरे टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स, गुरुओं की दया से ये चीज़ें जो है ना उस चीज़ पे कमांड होती चली गई। ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आप किसी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं एज अ पैसेंजर, यू आर नॉट फ्लाइंग इट, और आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं साथ में, तो क्या तुम मतलब उस टाइम पर भी एविएशन सिस्टम पे उतना भरोसा कर पाओगे जितना एज अ पायलट कर रहे थे? जी बिल्कुल। देखिए, मैं नहीं कहता कि मैं ही सबसे अच्छा पायलट हूँ या मैं ही बेस्ट पायलट हूँ या सबसे बेहतरीन पायलट हूँ। हर पायलट की मैं उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी मैं खुद की करता हूँ, और हर पायलट पे मैं उतना ही भरोसा करता हूँ जितना मैं खुद पे करता हूँ। तो मेरे लिए ये बोलना कि मैं सिर्फ अपने पे भरोसा करता हूँ दूसरे पे नहीं, ये बहुत ही अनजस्टिफाइड स्टेटमेंट होगा मेरी तरफ से। मैं बिल्कुल अपने कलीग्स को उतना ही रिस्पेक्ट करता हूँ और उनके स्किल्स को, उनकी क्वालिफिकेशन को उतना ही भरोसा करता हूँ जितना खुद का। तो मैं एनी डे और एनी टाइम किसी भी ऐसे जहाज़ में बैठने को तैयार हूँ जिसको एक क्वालिफाइड पायलट उड़ा रहा है। जी, थैंक यू सो मच टॉकिंग टू जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।